नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में कफ सिरप से बिगड़ी लोगों की तबीयत के बाद से दवाओं को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सालाना 20,000 करोड़ के थोक और खुदरा दवा बाजार में करीब करीब 500 से 600 करोड़ रुपए की दवाइयां अमानक और नकली मिल रही हैं। मरीजों के जीवन के लिए खतरा बनने वाली ये दवाइयां बाजार में जाने के लिए जा रहे सैंपल में खटिया पाई जा रही हैं। वहीं सैंपल फेल होने के बाद औषधि नियंत्रण विभाग इन पर रोक लगाने और बाजार से हटाने की पूरी जिम्मेदार जो है निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता को देकर के अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन इससे पहले मरीजों को दी जा चुकी दवा की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत और बीमार होने के आरोपों के बाद दवा बाजार से लिए जाने वाले सैंपलों की पड़ताल में सामने आया है कि इस साल जनवरी से अब तक 98 दवाइयां अमानक पाई जा चुकी हैं और यह आंकड़ा साल के अंत तक करीब करीब 125 तक जाने की आशंका है। और पिछले 3 सालों के दौरान राज्य में 58 दवाइयां नकली भी पाई गई हैं। लेकिन सवाल यह कि हर साल करोड़ों की दवाइयां नकली मिलने पर भी ये कैसे बाजार में आ जाती हैं? वहीं जिन पर जिम्मेदारी है, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो आखिर इस पर ध्यान कौन देगा? यह अपने आप में सवाल है। और हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए भी अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दवा निर्माण का जो गणित है वो इसमें क्या बताता है। दवा निर्माण का जो गणित है वो बताता है कि औसत बैच, क्योंकि कई अभी तक इसमें जो दवाएं हैं वो अमानक पाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मार्केट में आकर के सर्कुलेट हो जाती हैं। अगर पिछले 3 सालों का आंकड़ा देखें तो 3 सालों के दौरान राज्य में 58 दवाइयां नकली भी पाई गई। लेकिन सवाल यह है कि हर साल करोड़ों रुपए की दवाइयां नकली मिलने पर भी ये बाजार में कैसे आ जाती हैं? वहीं जिन पर जिम्मेदारी है, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो आखिर इस पर ध्यान कौन देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जरा आपको दिखाते हैं दवा निर्माण का जो गणित है वो आपको जरा बताते हैं। दरअसल टैबलेट और कैप्सूल छोटी कंपनियां जब बनाती हैं तो 50,000 से लेकर 1 लाख टैबलेट मध्यम बड़ी कंपनियां और 5 से 20 लाख जो टैबलेट है वो बनाई जाती हैं। वहीं दवा निर्माण का जो गणित है उसमें एक बैच के अंदर 10 लाख टैबलेट और एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट और एक बैच में जो है काफी ज्यादा संख्या में ये स्ट्रिप होती हैं। अब जरा आपको बताते हैं सिरप के अंदर क्या होता है। दवा निर्माण का जो गणित है, औसत बैच साइज जो है वो 500 से 2000 लीटर का होता है। बोतल जो है 100 मिलीमीटर की होती है और 10 जो है इसमें 1000 बोतलें इसमें होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब जरा इंजेक्शन को लेकर के और टैबलेट और कैप्सूल का भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए दवा निर्माण का जो गणित है लगातार उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 3 साल में 58 दवाइयां नकली पाई गई, 98 दवाओं के बैच अमानक पाए गए हैं और सिर्फ 6 कंपनियों पर केस हुआ। 49 में से केस की अनुमति उन 49 मामलों को लेकर के नहीं हुई, जबकि इसमें ड्रग कंट्रोलर के पास निलंबित करने का जिम्मा था। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते तो शायद चीजें बदल सकती थी। लेकिन आपको एक और बात बताते हैं। दरअसल 3 साल में 58 दवाइयां जो कि अमानक पाई गई हैं, 2023, 24 और 25 में आप देखिए कि 16 2023 के अंदर मिली, 2024 के अंदर 39 मिली और 2025 में ये 3 मिली हैं। तो ऐसे ही अभी तक, क्योंकि 3 साल के अंदर 58 दवाइयां जो कि अमानक पाई गई हैं, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। अब नकली दवा के मामले में जो सजा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आरोप सही पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी है इसमें। 10 साल आजीवन कारावास तक की इसमें सजा का प्रावधान है। लेकिन कितने मामलों में ऐसा हो पाता है? अब कैसे चल रहा है ये सब खेल? ड्रग कंट्रोलर का इसमें कारनामा क्या था, जरा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल विधानसभा के सवालों के जवाब के लिए एक बैठक की गई और ड्रग कंट्रोलर ने 19 सितंबर को यह बैठक बुलाई। मीटिंग में फाइल के अंदर राजा राम की टिप्पणी दिखी और फाइल में कई जगहों पर अपनी परिभाषा दी गई। अपनी परिभाषा देते हुए कई जगहों पर टिप्पणी की गई। किसी दवा में कोई सॉल्ट नहीं तो नकली होता है, यह इस दौरान इसमें कहा गया। राजाराम शर्मा ने नकली दवाओं के आगे टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए नकली जो दवा है उसकी परिभाषा भी बदल दी। गलत व्याख्या से नकली दवाओं का आंकड़ा कम हो गया। अब आप ये समझिए कि जब विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी हेरफेर रिपोर्ट को लेकर के सामने आती है तो कितना बड़ा खेल चल रहा था। और जो इसमें अमानक दवाइयां हैं, जो कंपनियां हैं जो कि दबाव प्रेशर क्रिएट कर रही थी, या क्या वजह थी जो राजाराम ने इतना बड़ा जो है फैसला यहां पर लिया, तो यह अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। अब 3 साल में 58 दवाइयां नकली हैं और चिंता की बात यह है कि 600 करोड़ की जो दवाइयां हैं वो अभी तक नकली मिली हैं।
और साथ ही हर साल 125 दवाइयां अमानक पाई जा रही हैं। 98 दवाओं के बैच अमानक हैं और केस सिर्फ 6 कंपनियों पर हुआ। 49 में केस की अनुमति ही नहीं दी गई। तो यह बड़ी चिंता की बात है। अब सवाल यह है कि आखिर एक्शन क्यों नहीं? नकली दवा मिल रही है तो सवाल यह भी है कि कंपनियों को छूट क्यों दी जा रही है और आखिर इसके पीछे शह किसकी मिल रही है? आखिर इस खेल के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं? वहीं सवाल यह भी है कि सेहत से खिलवाड़ लोगों की क्यों हो रहा है? वहीं जिम्मेदारी आखिर इस पर कौन लेगा? यह अपने आप में सवाल है। ये कई सवाल हैं जो कि ये बता रहे हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जिम्मेदारी अगर इसमें मिल गए हैं तो आखिर इस पर नजर रखेगा कौन? इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि चीजें दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही हैं और इसीलिए बड़ी चिंता की बात है कि हर साल क्योंकि 125 दवाइयां अमानक पाई जा रही हैं, 98 दवाओं के बैच इसमें अमानक पाए गए, केस लेकिन सिर्फ 6 कंपनियों पर हुआ। अब इसमें बड़ी संख्या में दरअसल 49 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन पर केस की अनुमति नहीं मिली है और 3 साल के अंदर 58 दवाइयां नकली मिली हैं। तो अभी तक कई दवाइयां, और आपके घर में भी अगर कोई मरीज है या कोई दवा का सेवन कर रहे हैं तो क्या वो दवा सही है? ये सवालों के घेरे में आ जाता है और इसीलिए अब लोगों के मन में सवाल भी उठने लगा है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आईएमए की सदस्य डॉक्टर अर्चना धवन बजाज जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और हमारे साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमूल्य निधि जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमूल्य जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं शुरुआत अर्चना जी आपसे ही कर रहा हूं। अर्चना जी, एक चीज थोड़ा सा हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बड़ा खेल हो रहा है। 3 साल के अंदर 58 दवाइयां नकली पाई जाती हैं, अमानक पाई जाती हैं, और ये ऐसा आंकड़ा अभी रुका नहीं है और अभी भी जारी है। ये कहा जा रहा है कि साल के आखिर आते आते इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होगी। जब ऐसी नकली दवाइयां अमानक पाई जाती हैं, 6 कंपनियों पर सिर्फ कार्रवाई, 49 कंपनियां ऐसी हैं जिस पर अभी तक तो केस की अनुमति नहीं दी गई है, तो कैसे कार्रवाई होगी? मुझे जो समझ आ रहा है इस उससे, ऑफ कोर्स पूरा डेटा ना हम लोगों में से किसी के पास अवेलेबल है और ना ही हमारे पास एक ड्रग टू ड्रग असेसमेंट या इवैल्यूएशन कि किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम मिली, क्या कंसर्न था, क्यों उसको हमें मान्यता हटानी पड़ी या क्या कंसर्न रहा। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें, मुझे ऐसा समझ आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई इलीगली बनी हुई या अनएथिकली बनी हुई दवाई को परमिशन दे सकता है। ऐसा मैं समझती हूँ कि शायद इवैल्यूएशन चल रही है, इवैल्यूएशन की किस लेवल पे क्या एडिटिव गड़बड़ हुआ, क्या रेशो गड़बड़ हुई, क्या कंसर्न मैं आपको हुआ, बताता हूं मैम, ये विधानसभा के सवालों के जवाब के बाद ये सब कुछ सामने आया। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जो रहे राजा राम, उन्होंने 19 सितंबर को एक बैठक भी बुलाई। मीटिंग में उन्होंने टिप्पणी देखी और कैसे परिभाषा बदल दी गई। यानी कि नकली दवाओं के आगे की जो टिप्पणी थी उसमें कहा गया कि दवा, क्योंकि दवा की जो परिभाषा है वो बदल दी गई, सॉल्ट उसमें अगर नहीं है तो उसको परिभाषित अलग तरीके से कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि नकली दवाओं का जो आंकड़ा था वो कम हो गया। तो ये इस तरीके से चल रहा था और ये क्लियर भी हुआ, ये साफ हुआ है। इसको तो मतलब सिर्फ मैं समझती हूँ कि अनएथिकल प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अनएथिकल और इमोरल प्रैक्टिस। अब इस पे अफसोस ये है कि जहां अनएथिकल और इमोरल प्रैक्टिस हो रही है वहां बीच में 2 तरह के स्टेक होल्डर्स सैंडविच हो रहे हैं। एक मरीज जो बेचारा अपनी सेहत गंवा रहा है और कभी कभार अपनी जान गंवा रहा है, और दूसरा डॉक्टर जो अपनी रेपुटेशन गंवा रहा है। तो मतलब इससे ज्यादा क्या ही कोई ऐसी सिचुएशन में कहे जब डेटा सामने, उसको टैंपर करने की गतिविधि सामने, इस पे मतलब इमोरल, अनएथिकल और कुछ हद तक मैं कहूंगी इनह्यूमन। अगर आप किसी की जान से खेल रहे हैं और बाद में उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये इनह्यूमन भी कहेगा। और शायद अगर बहुत बहुत बेसिक टर्म्स में कहा जाए, दिस इज एक्चुअली आप किसी के जान से खेल रहे हैं और आप इसको मर्डर कहना चाहें या अमाउंटिंग टू मर्डर कहना चाहें, आप उसको किसी भी तरह से डेकोरेट करके पेश करना चाहें,
यदि वाकई ही ये सारे फैक्ट्स सामने हैं और जो एरोनियस दवाई है उसके कंटेंट्स को हम शील्ड कर रहे हैं, कैमोफ्लाज कर रहे हैं और उनको मॉडिफाई करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं था। वैसे अक्सर जो एक चीज करी जाती है कि ये न्यूट्रिएंट था, ये फार्मास्यूटिकल नहीं था, इस तरह के कैमोफ्लाजिंग टेक्निक्स यदि यूज किए जा रहे हैं तो अनएथिकल, इमोरल, इनह्यूमेन एंड परहैप्स प्लेइंग विद पीपल्स लाइफ। नहीं, इससे और आगे तो इसमें कोई डॉक्टर्स कह की ही नहीं गलती सकता। कम नजर आती है क्योंकि डॉक्टरों को पता नहीं है ना इसके बारे में। डॉक्टर के तो पास इसलिए आप जो ऑडिट कह रहे हैं करने इसमें का कोई डॉक्टर, तरीका तो ही हमें नहीं नहीं है। लगता है। हाँ। डॉक्टर के पास कतई कोई तरीका नहीं है कि हाँ। उसके टेबल पे या उसके स्टोर में जो दवा आई है वो उस दवाई को खोले, हम्म। उसको उसका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करे। हाउ डज अ डॉक्टर, डॉक्टर बिल्कुल का काम है नहीं, और अपने इसलिए हम मरीज हम को ये नहीं कह डिस्पेंस रहे हैं, करना। इसलिए हम आपने इसका जिक्र किया था अर्चना जी कि डॉक्टर्स जो हैं इसमें फंस रहे हैं मरीजों के साथ। तो मैं ये कहना बिल्कुल। चाहता हूं कि इसमें डॉक्टर्स की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं पहचान सकते हैं दवा देख करके भाई ये असली है कि नकली है। तो इसलिए डॉक्टरों का इसमें कोई रोल नहीं है, और इसलिए हम भी ये कहना चाहते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो ड्रग कंट्रोलर हैं या जो इनको आगे बढ़ाने वाले सीक्वेंस के अंदर जो लोग शामिल हैं, वहां पर क्यों नहीं इसको फिल्टर किया गया, वहां पर क्यों नहीं इसको देखा गया। और ड्रग कंट्रोलर की जब इसमें जिम्मेदारी होती है तो वहां पर कहां गड़बड़ी हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं अर्चना जी आपसे इसमें जानना चाह रहा हूं। राजस्थान का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो, कई इसमें मौतें हो गई, कई बच्चों की मौत हो गई, कई लोग बीमार हो गए। उसके बावजूद भी, हालांकि शुरुआत में तो बड़ा लीपापोती होती रही कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, दवा से नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्लियर हुआ और बाद में कार्रवाई भी हुई। तो ये ऐसी कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सख्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी कार्रवाई ऑफ कोर्स, ऐसी ट्रेजेडी होने के बाद अगर नहीं हो रही, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो होनी ही होनी थी। मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये स्थिति आने ही ना दी जाए। मतलब जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डीजीसीआई या डीजीएससीओ जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन है कि अगर हर लेवल पे कि दवाई के अंदर कंटेंट क्या जा रहा है, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी ऑडिट हो रही है या नहीं, टेस्ट हो रही है या नहीं, चेक हो रही है या नहीं, जिस फैसिलिटी में दवा बन रही है वो एथिकली मेंटेन्ड है या नहीं, ये चार पांच, दो तीन बड़ी आसान चीजों को अगर हर लेवल पे प्री मॉनिटर किया जाए। आई मीन वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ नेशनल कैटास्ट्रोफी और अ ट्रेजेडी टू हैपन। हम गंदे प्रेमिसेस में यदि दवा बन रही है, बंद करा दीजिए वो प्रेमिसेस। डैमेज्ड इक्विपमेंट है यदि, देखिए 3 लेवल्स पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है: प्रेमिसेस ठीक ना होना, इक्विपमेंट गड़बड़ होना, एंड जो सबसे बड़ा डिजास्टर होता है, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो रॉ मटेरियल एथिकली ऑडिटेड है, टेस्टेड है, उसका विश्लेषण ढंग से किया गया है या नहीं। ये 3 लेवल्स पे दवा बनने में गड़बड़ हो सकती है। यदि यही चीजें पहले स्टेट लेवल पे एंड इवेंचुअली नेशनल लेवल पे इसकी ठीक है। एसओपी बन जाए, प्रोटोकॉल बन जाए, एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको हम कहें, यदि ये चीजें बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि द कंट्री हैज नॉट मेड देम, सिर्फ उनको एग्जीक्यूट करने में शायद एक स्टेट लेवल पे या एक सिटी लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं ये कर सकती ना। ये जो हाँ, मैं बना रही थी, मैं ड्रग मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा दायित्व है कि मुझे ऑडिट करना चाहिए कि मेरा प्रेमिसेस खुद ठीक की है या जिम्मेदारी नहीं। होनी चाहिए, लेकिन अपना मसला अपना तो यही है ना जमीर मैम भी कि होना चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी कोई निभाना नहीं चाह रहा है। बात यहीं पर आकर के रुक जाती है। मैं इस बीच हमारे साथ दो और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमारे साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और हमारे साथ ड्रग एसोसिएशन से जुड़े हुए सदस्य आशीष ग्रोवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं आशीष जी एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। ये दवाओं को लेकर के जो गड़बड़ियां हैं, अब जिस दवा के अंदर सॉल्ट ही नहीं है उस दवा को अमानक तो माना ही जाएगा, लेकिन गड़बड़ियां उसमें इस तरीके से की गई, उसमें इस तरीके की टिप्पणियां कर दी गई कि उसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, बचा लिया गया उस कंपनी को। सर यही तो दुर्भाग्य है। अभी जो मैं सुन रहा था मैम कह रहे थे, और बहुत हद तक यही चीज है कि कंट्रोलिंग नहीं है, चेक नहीं है, और अगर चेक है तो वो पूरी तरह से चेक नहीं है, मिली भगत है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में
आपके माध्यम से यहाँ बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये नौबत क्यों आई है? क्या हम खिलवाड़ करने के लिए बैठे हैं अपने मरीजों के साथ, एक ह्यूमैनिटी के साथ? क्यों इस पे चेक नहीं हो रहा है? ये कोई मजाक चल रहा है? कोई दवाइयां बन रही हैं? जैसे मैडम ने कहा कि अगर पहले चेक होता, या उसके ऊपर जो सिस्टम है, ड्रग अथॉरिटीज के जो लोग हैं, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा कि उन्होंने किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन कहाँ कहाँ किसकी ड्यूटी है वो उसने क्या पूरी की? आज जिसके परिवार से बच्चा गया उससे पूछिए, और इसके बाद दवाई के व्यापारी को या दवाई को, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर का कहीं इसमें लेना देना नहीं है, तो इसी तरह हमारा भी कहीं लेना देना नहीं है। हम लोग मेडिसिन को सेल करते हैं, हमारी भी बहुत बदनामी मार्केट्स की होती है, हमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखी होते हैं जब हमारे से कोई कहता है कि आप दवा का व्यापार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो अथॉरिटीज है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनको नहीं कुछ कह रहे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसमें सर, आशीष जी, एक चीज थोड़ा सा बताइए। कुछ लोगों का ये डाउट है और ये मिथ भी बन रहा है कि ये जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसके अंदर सॉल्ट बहुत कम होता है, और इसीलिए कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि साहब इसलिए वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ये आम सवाल है। देखिए, होता है, हो सकता है, दो शब्द है, लेकिन उसका आंकलन करना मेरे हाथ में नहीं है। जैसे मैम ने कहा, हम लोग ट्रेडर हैं, हमारे पास मेडिसिन C&F डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू चैनलाइज होकर आती हैं, हम बिल से मेडिसिन लेते हैं। जो मेरे पास बिल से मेडिसिन आ रही है, उस मेडिसिन के अंदर, दवाई के अंदर कंटेंट्स पूरे हैं नहीं है, क्वालिटी इंप्रूव है, कितनी है, कैसे है, हम उसको नहीं जज कर सकते। ना ही मेरे पास कोई मैकेनिज्म है कि मेरे पास एक पैरासिटामोल आया है तो मैं पहले उसको चेक करूं, टेस्ट कराऊं, उसके बैच को फिर बेचूं। ये सिस्टम जो है अल्टीमेटली जो फर्स्ट लेवल है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, जब तक उसके ऊपर चेक नहीं रखा जाएगा, और जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं रुड़की के अंदर, देहरादून के अंदर, जिन पे चेक नहीं है, मैं बिल्कुल बड़े क्लियर आपसे कह रहा हूं, और एक मैं मौजूदा सीट पे बैठ के कह रहा हूं, ये लैकनेस उसी वजह से हो रही है कि चेक नहीं है, और कहीं ना कहीं जो लाइसेंस मिल रहे हैं उसके बाद रख रखाव जो बना रहा है वो भी उसको मिसयूज कर रहा है, वो भी अपना फायदा देख रहा है, ह्यूमैनिटी के नाम पे नहीं कर रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की अगर मौतें हो रही हैं, उससे पहले 2022 में भी हुआ था, और अल्टीमेटली घूम फिर के एलिगेशन डॉक्टर्स पे, किसी ना किसी पे आएगा, आ रहा है और आना चाहिए। अब किस पे आ रहा है? अगर उसको सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी, प्रावधान ऐसा आएगा कि ताकि अगली बार कोई सोचे ना कि इसको इस तरह काम को गलत करना है। दवाई बनाना एक बहुत बड़ी चीज है, फेट पे आदमी दवाई लेता है, डॉक्टर से लिखवाता है, हम ट्रेडर है, ट्रेड करके आगे बेचते हैं। आज हमारा व्यवसाय खराब हो रहा है, आप मानेंगे? हमारे को एक अलग नजर से देखा जा रहा है, आप दवाई वाले हैं, आप नकली दवाई बेचते हैं। भाई, मैं दवाई नकली नहीं बेचता, मेरे पास जो दवाई आ रही है मैं वो बेचता हूँ। अब वो अच्छा, नकली ये है भी या बहुत असली है, बहुत लोगों के how मन do में I know? सवाल How do आया I है। check? बिल्कुल आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और जब भी लोग जाते हैं दुकानों पर, तो वहां पर उनका पहला सवाल यही होता है कि साहब जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं, क्या ये नकली तो नहीं है? अच्छा आशीष जी, ऐसा हुआ है हाल फिलहाल के अंदर? लोग आते होंगे, मरीज आते होंगे दवाई लिखवाने के लिए या अपनी दवा लेने के लिए, तो वहां पर उनका सवाल होता होगा कि नकली दवाई तो नहीं है, और पहले के मुकाबले लोगों के मन में शंका हो गई है। और मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल बहुत भी, ज्यादा शंका कि हो। कफ सिरप को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हुआ कि साहब इतना ज्यादा खतरनाक है, अगर ऐसा हो सकता है कि जान तक चली जा सकती है, तो क्यों ना ही लें इससे अच्छा तो। नहीं, देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, ना ही ले। हाँ। अगर एक कंपनी ने गलत काम किया है तो क्या बाकी कंपनी गलत है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं एग्री नहीं हूं यहाँ पे, आई डिसएग्री विद यू। अगर एक कंपनी ने गलत काम किया है तो उस कंपनी का बैकआउट तो हो गया है, या ड्रग डिपार्टमेंट भी कर रहा है, सॉल्ट का भी कर रहा है, लेकिन जो जो लोग बना रहे हैं, ये अथॉरिटीज को पता है कि कौन मेडिसिन बना रहा है, किसको लाइसेंस दिया है, कौन सिरप बना रहा है, कौन क्या चीज बना रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर चेक होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए। बैचेस बनते हैं उनको, जैसे अभी पीछे पता चला कि पेंडिंग से रिपोर्ट्स, हाँ। तो रिपोर्ट्स पेंडिंग अगर होंगी और माल पहले निकल जाएगा तो चेक कैसे होगा? तो इसको कौन लुक आफ्टर करेगा? डॉक्टर तो नहीं करेगा, मैं ट्रेडर तो नहीं करूंगा। हाँ। पेशेंट को तो दवाई चाहिए, आपका भी घर पे पेशेंट है, मेरे घर पे पेशेंट है, तो एक फेज से लेना है कि कंपनी की दवाई है, बिल से ले रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी वो नकली निकल रही है, तो हम बीच में कहाँ कल्प्रिट है या हमारा कहाँ दोष है? हाँ, अब ऐसे अगर मैन्युफैक्चरर मामले दोषी सामने है, आते हैं। और अथॉरिटीज को मैं कहूंगा कि उनका चेक नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इसमें डॉक्टर त्रिपाठी चाहे जी वो को कोई भी अथॉरिटीज। डॉक्टर त्रिपाठी जी को इसमें जोड़ रहा हूं मैं। डॉक्टर त्रिपाठी, एक चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, बीस त्रिपाठी जी, के ये जो लोगों की तरफ से अब सवाल उठ रहा है कि भाई ये क्यों ना हत्या का मामला इसमें दर्ज हो। अब कई लोगों की तो मौत हो गई, और ऐसी नकली दवाइयों को लेकर के कई आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, और ये रुक भी नहीं रहे हैं। कार्रवाई इसमें कुछ हो क्या रही है वो तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है, तो क्यों ना हत्या का भी मामला दर्ज हो, उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए।
बिल्कुल, दवा के मुनाफे के इस गलत खेल को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक इनके लिए एक अलग कानून, जैसे रासू का एक अलग कानून है, टाडा एक अलग कानून है, सख्त कानून है, इस तरह का एक कानून जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे तब तक आप भूल जाइए कि इस तरह के खूनी खेल बंद होंगे। अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो साफ है कि ऊपर से नीचे तक गड़बड़ी है। हम इतने, आप देखिए कितने हिम्मत से बच्चों की दवाई, मतलब पीडियाट्रिक ड्रग में अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो उनकी हिम्मत आप सोच सकते हैं कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। हम वैसे ही विषाक्त हवा, विषाक्त पानी, विषाक्त भोजन, सब कुछ इस समाज में हम ले रहे हैं। अब अगर इकलौता हमारे पास एक जो विश्वास रहता है वो ये रहता है कि मुझे कम से कम दवा तो अच्छी मिलेगी, और दवा में भी अगर विष है, दवा भी गड़बड़ है, तो फिर कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए, आम जनता कहाँ जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। जब तक एसिड के फेंकने के ऊपर कानून हल्का था, क्रिमिनल केस नहीं बन रहा था, तब तक एसिड फेंकता था। जैसे ही क्रिमिनल केसेस बनने लग गए, आप देखिए वो केसेस भी कम होने लगे। इसी तरीके से छोटे बच्चों के साथ जो अन्याय होता था उस पर भी जैसे ही पोक्सो नहीं, बना, ऐसा ऐसा भी है चीजें कम होने डॉक्टर लगी। त्रिपाठी जी। एक चीज और भी है, नियम कायदे कानून अभी भी हैं जी। और कड़ाई के साथ इस पर कार्रवाई हो हाँ। सकती है, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसमें, अब देखिए ना कितना बड़ा ये मामला है। जो ड्रग कंट्रोलर राजाराम है, उन्होंने उसकी जी। परिभाषा ही बदल दी ना, और इसी वजह से जो जी। नकली दवा बनाने वाली कंपनियां, उनको बड़ी राहत मिल गई। तो अब ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाए ना। दरअसल ऐसे लोग कानून से खेलते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कानून शब्दों से खेलता है। अगर एक कॉमा लग जाए, फुल स्टॉप लग जाए, अगर हिंदी में के लिखा है और को लिखा है, उसके लिए लिखा है, तो कानून बदल गया, और उसी से वकील भी खेल जाते हैं। और ये दवा बनाने की बात क्या है, हम तो हर तरह के, अगर हम देखें अपराध है, वो इसीलिए वो अपराधी बच जाते हैं क्योंकि कानून जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं उसमें एक लूप होल है। वो लूप होल जब तक नहीं हटेगा, जब तक उसके बारे में नहीं सोचेंगे। मुझे एक बात बताइए ना, दवाई चाहे बड़ों की बन रही हो चाहे बच्चों की बन रही हो, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि अरे हम बना लें, कुछ हो भी जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनको वो कानून का पता है, उनको मालूम है इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो एक अलग कानून, सख्त कानून बनना चाहिए जिसमें सिर्फ आजीवन कारावास वगैरह नहीं, बिल्कुल कहते हैं ना, जिसे वो जीवन जब तक है तब तक कारावास में रहने का अगर कोई कानून बन जाए तो इनको भी समझ में आएगा कि एक मानव जीवन का मूल्य क्या है। एक तो अभी इनको इंसान की मानव हत्या, जीवन का एक तो मूल्य समझ इंसान में की नहीं आ हत्या रहा। और दूसरा उनके भरोसे की हत्या, और वो भी ऐसे प्रोफेशन के साथ। क्योंकि अब देखिए कुछ जी। ऐसे प्रोफेशन है जिनको बड़ा सम्मान के साथ देखा जाता है। अब जो अगर सम्मान आप के साथ मेडिकल देखा क्षेत्र में जाएं, जाता है। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। अस्पताल में अगर कोई जाता है तो बड़े आस के साथ जाता है ना, जिंदगी उसको मिलती है, जी। वो अपने आप को ठीक करने के लिए पहुंचता है। लेकिन वहां अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए, या उसको दवा अगर मिल रही है तो उसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका वो भरोसा टूटता है। अगर उस इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो न सिर्फ उसकी मौत हुई, बल्कि वहां पर उस जो भी उस केस के बारे में सुनेगा जानेगा, तो उसका भरोसा भी टूटता है। हमारे साथ एक और खास मेहमान, स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमूल्य निधि जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। ये जो जो मामले हैं, ये जो सामने आए हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं नकली दवाओं को लेकर के, सबसे पहले आपका इस पर रिएक्शन क्या है सर? देखिए, सबसे ये पूरा जो मामला है, खासकर राजस्थान में जो हुआ, जो 3 बच्चों के कफ सिरप से मौत वाला जो मामला हुआ था, सरकार ने बहुत आसानी से उस मामले को कहा कि नहीं, ये इससे नहीं हुई है। लेकिन आज किस कारण से मौत हुई, आज भी सरकार ने कोई इसकी डिटेल रिपोर्ट नहीं दी है। ऐसे मौके में इतना डिले करना रिपोर्ट को, मुझे लग रहा है ये गलत है किसी तरीके से। उसके बाद देखिए, आज आपने जो पूरी चीजें दिखाई कि 600 करोड़ का जो अमानक दवाई मिली, और नॉट ओनली यहाँ, जो फ्री मेडिसिन स्कीम में भी जो 10 दिन पहले जो खबर आई है कि उसमें भी अमानक तरीके की दवाइयां मिली हैं। ये पूरा जो मामला है, देखिए मैं इसको 3 स्तर से देखता हूं। पहला है कि पॉलिसी और रेगुलेटरी फेलियर है, पॉलिसीज की फेलियर से, और रेगुलेटरी सिस्टम का फेलियर है। दूसरा है कि फार्मा और डॉक्टर्स, फार्मा कंपनी और डॉक्टर्स, जो ब्लेम गेम चल रहा है। आपने मध्य प्रदेश का भी देखा होगा, डॉक्टर को आपने जेल डाल दिया, जिसने दवाई नहीं बनाई आपने उसको जेल में डाल दिया। तो ये जो पूरा सिस्टम है डॉक्टर्स और उसका, डॉक्टर्स को तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन से इलाज कर रहे हैं, उसके साथ जो दवाई बनाई, जिसने बनाया, जिसने परमिशन दी, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। और तीसरी बात है पूरा पेशेंट और हेल्थ सिस्टम का भरोसा खोना। आज पेशेंट का भरोसा खत्म हो रहा है सरकारी व्यवस्था से, और एक चीज और भी है इसमें, एक चीज और है निधि जी, कि शुरुआत में गाइडलाइन कहीं जारी नहीं हुई थी। पहले ये कहा गया था कि भाई ये जो सिरप है, कफ सिरप, ये बच्चों को नहीं देनी चाहिए थी।
लेकिन जब ये पूछा गया कि भैया गाइडलाइन आपने कब दी थी, तो उस पर चुप्पी साध ली। अब बाद में एक्शन की बात आई तो डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई कर दी कि साहब आपने क्यों लिख दी। अरे आप उनको बताएंगे ना कि गाइडलाइन आप जारी कीजिए कि भाई 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं देनी है। नहीं सर, देखिए गाइडलाइंस की बात नहीं है। गाइडलाइंस सरकार डॉक्टर को दवाई दे, डॉक्टर वो कोड में पहचान बना कैसे दवाई। अगर 4 साल के लिए कफ सिरप नहीं देनी है तो आपने दवाई बनाने की परमिशन क्यों दी? आपने कफ सिरप की परमिशन क्यों दी? 2023 में गाइडलाइंस बनी हुई है। 2023 में गांबिया में मौत हुई बच्चों की, उसके बाद से गाइडलाइंस निकली है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन की भी गाइडलाइन। लेकिन अब दवाई को, ये सारी दवाई सिर्फ डॉक्टर नहीं लिख रहा है ना, ये ओटीसी भी मिल रहा है, आउट ऑफ काउंटर भी मिल रहा है। कोई भी दवाई ले लेगा जाके कफ सिरप। आप कफ सिरप बनाओ ही मत ना, होगा 4 साल से बच्चों को एग्जैक्टली कफ वही सिरप मैं कहना देना चाह रहा हूं सर कि अगर ये अगर दवाइयों की खेप आ रही है और बच्चों के लिए आप कह रहे हो कि बच्चों को भी सप्लाई करनी है, तो अगर ये इसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए ना। हमने खुद ड्रग कंट्रोलर से इस पर बातचीत की, उनसे पूछा कि साहब आपने गाइडलाइन कब जारी की है, तो जब ये 2 से 3 मौत हो गई थी उसके बाद वो कह रहे थे कि अभी 2 दिन पहले हमने जारी की है। तो मसला यही है कि आप अगर पहले से जारी कर देते तो शायद डॉक्टर भी नहीं लिखते ना, उनको भी नहीं पता था। डॉक्टर भी नहीं लिखते। दूसरी बात है कि अभी मान लीजिए कि अभी जो घटना घट गई, आज के डेट पे एक्शन क्या हुआ? आज जो जहर बना रहे हैं, जिसने भी, 600 करोड़ कोई कम छोटा मामला नहीं है। आज इतनी बड़ी पैमाने पर जहर बनाने वाला, और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार के सीडीएसयू ने, जो फार्मा ने बनाया, आपने एक्शन क्या लिया? आज लगातार आप देखिए 100 मेडिसिन, 2024 की रिपोर्ट है कि 100 मेडिसिन जो एक्सपोर्ट होने वाली थी, वो सीडीएसयू की खुद फाइंडिंग है, जो अमानक पाए गए, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी टेस्ट पास नहीं किए। क्या आपने उतनी फार्मा कंपनियों पे एक्शन लिया? सवाल यही है। 900 करोड़ रुपए चंदा दिए, जिसमें अगर ये कार्रवाई हो जाए तो सारी चीजें बेहतर हो जाए। मैं जरा, समय थोड़ा सा कम है, अर्चना जी को जरा जल्दी से जोड़ना चाह रहा हूं। अर्चना जी, आपका फाइनल रिएक्शन इस पर क्या है? आप क्या कहते हैं, ये कैसे रुकेगा और क्या इस पर और करने की जरूरत है? जैसे निधि जी ने कहा, पॉलिसी, रेगुलेटरी, ये दोनों चीजों का फेलियर, इसकी करेक्शन तो मैंडेटरी है। इसके बिना जब तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, जब तक क्लियर एसओपीज नहीं है, तब तक चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मगर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि द लॉ हैज टू कम विद अ वेरी फर्म हैंड। लॉ जब तक एहसास नहीं हो जाएगा फुल प्रूफ, एयर टाइट, कि अगर आपने ये किया है, आपके प्रेमिसेस में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, दिस इज योर पनिशमेंट, एंड दैट पनिशमेंट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू कैपिटल पनिशमेंट। आप किसी इंसान की जान से नहीं खेल सकते, और आप इंसान की जान के साथ साथ आप कितने लोगों के प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को, उनके प्रोफेशनल कैरियर्स को स्टेक पे लगा रहे हैं। आप लोगों के बच्चों को स्टेक पे लगा रहे हैं, और आप अपने नेशन को स्टेक पे लगा रहे हैं। अल्टीमेटली अगर ये ड्रग्स एक्सपोर्ट हो जाती तो द होल कंट्रीज रेपुटेशन वुड बी एट स्टेक। फुल प्रूफ लॉ होना चाहिए, as close as possible to capital punishment. Regulatory bodies have to tighten up, और ऑडिट सिर्फ तब नहीं होना चाहिए जब डिजास्टर हो गया। आप पहले वीकली करिए, मंथली करिए, बाई वीकली करिए, दैट इज योर हेडेक। तभी ये सब तभी रुक पाएगा जब ये कंटिन्यूस हो पाएगा, और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, तब ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत सारे सुझाव दिए गए, और हमारी उम्मीद भी यही है, हमारी कोशिश भी यही है कि कम से कम ऐसे मामलों पर बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए, और जल्द से जल्द ऐसे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि एक मिसाल पेश हो, आगे ऐसा करने वाले रुक जाएं, संभल जाएं। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मत जाएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।